नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के चार स्तंभों में से प्रमुख जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कविता ले चल वहाँ बुलावा देकर। इस कविता में जो कवि है, जैसे शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है, ले चल वहाँ बुलावा देकर। कवि कहीं चलने की बात कर रहा है और क्या कैसे चलने की बात कर रहा है, सब कुछ भूल कर, भुलावा देकर, हर चीज़ भूलकर कवि कहीं दूर इस संसार से जाना चाहता है। वो कहाँ जाना चाहता है, उसके विषय में हम इस कविता में आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो कविता है, जब हम पिछली वीडियो में बात की थी जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं की, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो छायावादी कवि हैं, छायावादी में भी जो जयशंकर प्रसाद है, इनकी कुछ कृतियों में, कुछ कविताओं में कहीं कहीं जो पलायनवाद है, जो पलायनवादी भावना है, वो दृष्टिगोचर होती है। पलायनवाद क्या होता है, इस कविता को पढ़ने से पूर्व आपको पलायनवाद का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पलायनवाद का मतलब है, ये जो शब्द है ये पलायन से बना है। पलायन का मतलब होता है, साधारण शब्दों में, साधारण अर्थों में अगर हम पलायन की के उसको अर्थ, शब्द के अर्थ को समझें, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो चले जाना, या किसी कारण से एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पे बस जाना, वो कहलाता है साधारण अर्थों में पलायन। आपने सुना होगा ये आम बोलचाल की भाषा में कि जी फलां विद्युत परियोजना बन रही है। उदाहरण के लिए ये भाखड़ा डैम बना, उदाहरण के लिए हमारा ये महाराणा प्रताप सागर पौंग डैम बना। तो जब ये डैम बने, वहाँ से कई लोग जो विस्थापित हुए, उनकी ज़मीनें, उनके घर उस डैम में समाहित हो गए। तो हमने कहा कि उन लोगों को फिर सरकार ने दूसरी जगह ज़मीनें अलॉट कर दी। वो लोग वहाँ से, उन स्थानों से जाकर दूसरी जगहों पे बस गए। तो हमने क्या किया कि इन लोगों का यहाँ से पलायन अमुक जगह के लिए हो गया है, मतलब एक स्थान को छोड़ के वो दूसरे स्थान पे चले गए हैं। या दूसरा उदाहरण देता हूँ, हम कहते हैं कि उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति है, वो एक स्थान को छोड़ कर किन्हीं कारणों से दूसरे स्थान पे जो है वो बस जाता है। तो हम कहते हैं कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले ना, हमारे परिवार के लोग वहाँ से पलायन हो गए थे यहाँ के लिए। तो पलायन मतलब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना, ये तो साधारण अर्थ है। और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है स्केप। जब इसका बाद शब्द जुड़ जाता है, स्केप के साथ आईएसएम इज्म शब्द जुड़ जाता है, तब बन जाता है ये स्केपिज्म, यानी पलायनवाद। साहित्यिक अर्थों में, लिटरेरी टर्म में, व्हाट इज स्केपिज्म, पलायनवाद क्या है, वो थोड़ा सा अलग है इससे। साहित्यिक दृष्टि से पलायनवाद का अर्थ हम लेते हैं जब कवि अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में सांसारिक संघर्षों से दूर कहीं एकांत में जाने की बात करता है, या उन सांसारिक संघर्षों से विमुख हो जाना चाहता है, और ऐसी बात कृति में आ रही है यदि कहीं, तो हम कहते हैं ये कृति पलायनवादी है, ये कृति पलायनवाद इसमें आ रहा है। तो ठीक इसी तरह से जो जयशंकर प्रसाद की ये कृति, ये जो पोइम आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, ले चल वहाँ भुलावा देकर, ये ठीक थोड़ी इसी कृति, इसी श्रेणी की, इसी कैटेगरी की पोइम है। पलायनवादी भावना को लेकर चलिए। हालांकि प्रसाद पलायनवादी नहीं थे, वो जीवन को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ जीने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य का स्वभाव है, हम कहीं ना कहीं कई बार जो है वो इन सांसारिक संघर्षों से बहुत ऊब जाते हैं। रोज़ की जो रेपिटेशन है उन्हीं कामों की, सुबह उठना है, जो भी आपके दैनंदिन के कार्य हैं उनको निपटा कर आपको ऑफिस पहुंचना है, या स्कूल पहुंचना है, कॉलेज पहुंचना है, पढ़ना है, क्लासेस होनी है, फिर वापस आपको घर आना है, फिर वही खाना पीना सोना। इन चीज़ों से जब ये ऑटोनम ये हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, ये मोनोटोनी जब आ जाती है जीवन में, तो कहीं ना कहीं हम ऊब जाते हैं एक पल में। तो उसमें क्या करते हैं हम, इस संसारिक संघर्षों को, इस दुनियादारी की सारी उलझनों से दूर कहीं हम सोचते हैं कि कहीं मैं दूर एकांत में चला जाना चाहता हूँ। तो वो चीज़ पलायनवाद है। पलायनवाद का जो अर्थ है वो हमेशा से विवादास्पद रहा है। पलायनवाद हमें अकर्मण्य होना नहीं सिखाता कि आप सांसारिक चुनौतियों से जो है वो विमुख होकर कहीं कंफर्ट जोन में चले जाओ, कहीं आरामदायक जगह पे चले जाओ। ये नहीं है। जीवन की गति रुक जाएगी यदि मनुष्य के अंदर ये भाव आ जाएगा। तो पलायनवादी जो विचारक है वो ये मानते हैं कि पलायनवाद कुछ समय के लिए पलायन है, उन समस्याओं से भागना थोड़े समय के लिए है। वो थोड़ा समय क्यों?
उस थोड़े समय में जब आप सांसारिक संघर्षों चुनौतियों से दूर कहीं एकांत में जाओगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, तब आप एक नई ऊर्जा के साथ उस कर्म क्षेत्र में पुनः एक नए उत्साह के साथ उतरोगे और वो काम अधिक सफलता से होगा। कुछ पलायनवादी पलायनवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो ये था पलायनवाद, आपको समझ आ गया होगा। हम शुरू कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कविता ले चल वहां बुलावा देकर। कविता से स्पष्ट हो रहा है शीर्षक से कि कवि जो है वो अपने अंतर्मन को ये कह रहा है कि मैं सब कुछ भूल भाल कर, सब कुछ छोड़कर, इस संसारिकता को छोड़कर कहीं दूर प्रकृति के एकांत में जाना चाहता हूँ, ऐसी कामना वो कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनीरे। क्या बोल रहा है कवि? ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। नाविक कौन है? नाविक होता है जो नाव को खेता है, नाव को चलाता है, खिवैया नाव का, किश्ती को चलाने वाला, वो नाविक है। लेकिन यहाँ पे कौन है नाविक? यहाँ पे नाविक है कवि का मन, कवि का अंतर्मन। और वो खिवैया, वो कश्ती क्या है, वो नाव क्या है? वो है हमारी जिंदगी, कवि की जिंदगी। कवि अपनी जीवन रूपी नौका के खिवैये, नाविक जो है मन, उस मन को कह रहा है जो जीवन रूपी नौका को चला रहा है कि मुझे तू कहीं दूर ले चल। क्यों मन को क्यों संबोधित कर रहा है? मन को इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा मन ही जो है, जो संसारिकता से बंधा हुआ है, संसारिक जितने भी हमारे प्रलोभन है, मोहमाया है, इससे जुड़ा हुआ है। और यही मन जो है वो दुख पाता है फिर जब इन संसारिकता में उलझ जाता है। तो इसी मन को संबोधित कवि कर रहा है कि मुझे ऐसे स्थान पे ले चल धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, ऐसे एकांत में, निर्जन होता है जहां कोई जन नहीं बसता है, एकांत, जिस एकांत में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। जिस निर्जन में, जिस एकांत में सागर की लहरें, अंबर होता है आकाश, आकाश के कानों में, गहरी होता है बहुत गंभीर, निश्चल होता है बिना किसी छल की, प्रेम कथा कहती हो। जिस एकांत में, जिस सागर के एकांत तट पर सागर की लहरें आकाश के कानों में अपनी निश्चल प्रेम कथा कह रही हो, उस प्रकृति के एकांत में कवि जाना चाहता है। सागर लहरें कैसे आकाश के कानों में कहेंगी? मतलब जहां पे आपने अगर गए हो कहीं समुद्र के किनारे, वहां पे जब लहरें उठती हैं, जब वेव्स उठती हैं, तो वो ऐसा लगता है कि आकाश की ओर उसको चूमने को जो है वो ललायत है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहती है उस आकाश से, वो उस अंबर से। तो यही कवि की कल्पना है कि मानो वो लहरें जो है वो अपनी प्रेम कथा, कि मुझे कितना प्रेम है तुझे आकाश से, जो मुझे जो चूमना चाहती हूँ, तुझसे मुझे बहुत कुछ कहना है। तो ये चीज कहलाती है, ये है प्रकृति का मानवीकरण। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहीं जिक्र किया था कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। मानवीकरण होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहां पे नेचर को पर्सोनिफाई पोइट कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब किसी जड़ पदार्थ या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, उसे मानवीकरण कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जब प्रकृति या कोई अन्य जड़ पदार्थ मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाई दे, मनुष्य की तरह कार्य व्यवहार करें, या कहीं ऐसा चित्रण कविता में आ रहा है जहां पे प्रकृति मनुष्य की तरह चेष्टाएं कर रही है, मनुष्य की तरह कार्य व्यवहार कर रही है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि ये प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। यहाँ पे क्या है? सागर की लहरें, कवि चित्रित कर रहा है कि सागर की लहरें आकाश के कानों में अपनी प्रेम कथा कहती हो। ये प्रकृति का मानवीकरण है। सागर की लहरें प्रकृति सॉरी आकाश के कानों में अपनी प्रेम कथा नहीं कहती है, लेकिन फिर कवि ने चित्रित किया इसे कि वो कह रही है, उसके अंदर वैसा भाव है प्रेम का, उन लहरों के अंदर, जिसे वो उस आकाश को कहना चाहती है। जैसे एक प्रियतम है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपने मन की बात, अपने मन के भाव कहना चाहता है, ठीक उसी तरह से उन लहरों, वो लहरें भी आकाश को अपने जो उसके मन में जो प्रेम है उस आकाश के प्रति, उसे वो कहना जो है वो चाहती है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण, जहाँ प्रकृति मनुष्य की भांति जो है वो भावनाएं रखती है, मनुष्य की भांति चेष्टाएं करती है, मनुष्य की भांति कार्य व्यवहार करती है प्रकृति, वो प्रकृति का मानवीकरण होता है। दूसरे शब्द में हम कहे, कई बार हम कह देते हैं कि उस पर्वत पे वृक्ष नाच रहे हैं, वृक्ष नाच रहे हैं, मतलब वहां हवा चल रही है और वृक्ष इधर उधर हिल रहे हैं, डालें हिल रही हैं, पत्तियां हिल रही है, तो हमने क्या बोल दिया कि नाच रहे हैं। तो नाचता तो मनुष्य है ना, वृक्ष तो नहीं नाचता है, लेकिन हमने उसे नचाते हुए चित्रित किया, तो ये है प्रकृति का मानवीकरण। आगे तज कोलाहल की अवनी रे, अवनी होता है पृथ्वी, कोलाहल होता है शोर। इस संसार के शोर शराबे को तज होता त्याग कर मैं प्रकृति के ऐसे एकांत कोने में जाना चाहता हूं। ये है पहले पद्यांश की व्याख्या। अगला, जहां सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से डुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे। जहां सांझ सी, मैंने पहले कहा था जहां सी सा आ जाए
उपमा अलंकार होता है। तुलना की गई है सांझ सी, सांझ की जैसे। उपमा है, तुलना की है, तो उपमा अलंकार है, विशेष में आपको देना पड़ते हैं अलंकार। तो कवि कह रहा है अपने मन को, मुझे ऐसे स्थान पे ले चल जहां सांझ सी जीवन छाया, जहां एक सांझ होती है, जब संध्या होती है, थकी हारी संध्या होती है, सब सुबह उठते हैं, कितनी ऊर्जा होती है हमारे अंदर, कितनी, लेकिन जब शाम ढलती है वो एकदम सभी थके थके हो जाते हैं, इवन सांझ खुद थकी थकी सी लगती है। तो उसी सांझ की जैसी जो है वो कवि भी ये कल्पना कर रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसे स्थान पे ले जा जहां पे संध्या की तरह मेरी जिंदगी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, मेरी जिंदगी भी अपनी इस थकी हुई काया को विराम दे, ऐसी जगह में जाना चाहता हूँ। ये आगे चले। नील नयन से ढुलकाती हो, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे। वो उस सांझ को देखना चाहता है कवि, कौन सी सांझ, जहां पे नील नयन, नीले नयनों से आकाश अपने नीली आंखों से ढुलकाती हो, ढुलका रहा हो क्या, ताराओं की पात घनी रे, पात होता है पंक्ति, तारों की घनी पंक्तियां ढुलका रहा हो अपने आंसुओं के रूप में आकाश, ऐसी जगह वो जाना चाहता है कवि। बोलने का मतलब है कि ऐसी संध्या को कवि देखना चाहता है जहां पे नीले गगन में तारे जो है वो उसे दिखाई दे, ऐसे प्रतीत हो मानो कि जो है वो आकाश अपने आंखों से तारे रूपी आंसुओं को जो है वो बिखेर रहा हो पूरे इसमें आकाश में। आगे, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभूता विभूसी पड़े दिखाई, दुख सुख बाली सत्य बनी रहे। जिस गंभीर मधुर छाया में, कवि ऐसी मधुर छाया में जाना चाहता है जहां पे क्या हो, विश्व चित्रपट चल माया में, चल होता है चंचल, चित्रपट होता है कोई पिक्चर तस्वीर, उस छाया में, उस गंभीर मधुर छाया में कवि इस विश्व को एक तस्वीर की तरह देखना चाहता है उद्भासित होते हुए, जिसमें विभूता, विभूता होता है ईश्वरता, विभू होता है ईश्वर, ईश्वर की ईश्वरता, ईश्वर की प्रभुता, प्रभु की प्रभुता उस विश्व के उस चित्रपट में दिखाई दे, दुख सुख वाली सत्य बने, जहां पे दुख और सुख समरस हो जाए, और दुख सुख जो जीवन के अनिवार्य सत्य हैं, जिसको सभी को भोगना है, यदि दुख है तो सुख सुख भी है, तो कभी उस विश्व की, उस विभू की, उस ईश्वर की, उस ईश्वरता को देखना चाहता है ऐसी गंभीर छाया में, जहां पे इस विश्व पूरा चित्र की भांति उसके सामने पूरा अक्स दिखे। मतलब प्रकृति के एक एकांत में जाना चाहता है जहां पे कभी मंथन कर सके, ये प्रकृति क्या है। छायावादी जो कवि हैं, जो वो प्रकृति में ईश्वर को पूजता है, होता भी यही है। मैं तो कहता हूं हम सभी को जो है वो प्रकृति को पूजना चाहिए। भारतीय संस्कृति कितनी महान है जहां पे प्रकृति को पूजने की परंपरा रही है, चाहे नदियों की पूजा हो, चाहे वृक्षों की पूजा हो, चाहे पर्वतों की पूजा हो, चाहे पत्थरों की पूजा हो, क्यों ना करे। हम तो कई तर्क देते हैं कि हो जो है वो ये तो अंधविश्वास है, नदियों को कौन पूजता है भाई, या वृक्षों की पूजा कौन करता है, लेकिन वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने प्रकृति को ही उस ब्रह्म का स्वरूप माना है। जो प्रकृति आपको पालन पोषण कर रही है, जिस प्रकृति से आपको भोजन मिल रहा है, जिस प्रकृति से आपको वस्त्र मिल रहे हैं, जिस प्रकृति से आपको अन्न जल मिल रहा है, जिस प्रकृति से आपको हवा मिल रही है जीवन जीने के लिए, उस प्रकृति की पूजा करने में कैसी बुराई। उस प्रकृति को, वही ईश्वर है। मैं तो ये कहता हूं, ईश्वर को किसने देखा, हमें तो नेचर में प्रभु को देखना चाहिए, ब्रह्म को देखना चाहिए कि यही ईश्वर है, नेचर ईश्वर है। तो यही कवि यहाँ पे बात कर रहा है, जयशंकर प्रसाद भी। आगे, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहां सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। श्रम विश्राम, क्षितिज होता है जहां पे धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, वो क्षितिज होता है। बेला होता है समय, श्रम होता है, विश्राम होता है। जीवन में दो चीजें चली है, श्रम में तो विश्राम भी है, ठीक है। और इसी श्रम विश्राम से सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, श्रम और विश्राम के मिलन से ही निर्माण हो रहा है। तो कवि ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पे श्रम और विश्राम क्षितिज की भांति मिलते हुए दृष्टिगोचर हों, और एक नवीन सृजन श्रम और विश्राम कर रहे हो। ऐसी प्रकृति के एकांत में कवि अपने मन का आवाहन कर रहा है, मुझे वहां पर ले चलो। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। कवि उस सुबह को देखना चाहता है। उषा होता है सुबह, नयन होता है आंखें, ज्योति होता है प्रकाश, अमर होता है जो मरता नहीं है, जागरण होता है जागृति, जागना। कवि उस सुबह को देखना चाहता है जो एक अमर जागरण का संदेश इस विश्व को दे रही हो। हर दिन, हर रात होती है, फिर दिन होता है, एक नया दिन एक नई ऊर्जा उत्साह के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। और वो जो सुबह है वो क्या करती है, एक जागरण का संदेश हमें सभी को देती हो। तो उसी सुबह को कवि देखना चाहता है जहाँ पे सुबह रूपी सुंदरी अपनी नयनों से प्रकाश रूपी ज्योति को
बिखेर रही हो पूरी दुनिया में और सभी को एक अमर जागरण का संदेश दे रही हो। ऐसी सुबह, ऐसी प्रकृति का जो है वो साक्षात्कार कवि करना चाहता है। इसलिए कवि कह रहा है कि ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस संसारिक संघर्षों से कुछ समय के लिए कवि दूर हो जाना चाहता है और वहाँ पे उस प्रकृति के एकांत में मंथन चिंतन करना चाहता है, ताकि एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कर्म क्षेत्र में फिर से प्रवृत्त हो सके। तो ये थी कविता ले चल वहाँ बुलावा देकर। आज के लिए इतना ही। कल हम अगली कविता शुरू करेंगे। आप सभी इस कविता को, इस वीडियो को देखें, समझें। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगली जब वीडियो में हम आएंगे तो हम जो अगली कविता पाठ्यक्रम में संकलित है जयशंकर प्रसाद की, उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।